गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया की ऐसे कंपनी की जिसने हमारे भारत की आर्थिक उन्नति में बहुत योगदान दिया। तो गाइस, हम बात करेंगे लीजेंड टाटा ग्रुप की। आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका यही सपना ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो कि भारत को ही नहीं बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल में राज करेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। तो गाइस, इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। सन 1839 में जमशेद टाटा का जन्म होता है। 1858 में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो अपने पिताजी के साथ कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट 10 ईयर में स्ट्रगल कर वो अपने बिजनेस को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाते हैं। बट वो कॉटन को ट्रेड करके सेटिस्फाइज नहीं थे, वो खुद ही कॉटन से क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसलिए सन 1870 में नागपुर में उन्होंने क्लॉथ मैन्युफैक्चर प्लांट की स्थापना की और कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने इस बिजनेस में कई प्रॉब्लम्स को फेस किया। उन्होंने ये देखा कि जो लेबर है वे अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है और डेली वर्किंग में उन्होंने ये पाया 20% लेबर एब्सेंट हो जाती है और कई वर्कर बहुत ज़्यादा छुट्टी लेते हैं और जो वर्कर ड्यूटी पर होते हैं वो भी ज़्यादा टाइम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। जमशेद जी ने इस प्रॉब्लम को अपनी विवेक बुद्धि से शॉर्ट आउट किया। उन्होंने अपने वर्करों के लिए ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया जिन योजनाओं का मकसद था अपने वर्करों के हितों का ध्यान रखना। अपने वर्करों के लिए उन्होंने सबसे पहली योजना प्रोविडेंट फंड की लॉन्च की। इस योजना का मकसद था कि जब उनके वर्कर रिटायर्ड हो जाएंगे तो उन्हें पेंशन मिलने का प्रावधान मिलेगा। सेकंड योजना के अंतर्गत उन्होंने अपने सारे वर्करों का मेडिकल इंश्योरेंस कराया। इसके अलावा उन्होंने फैमिली डे और स्पोर्ट डे जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। इन इवेंट में अच्छी परफॉर्म करने वाले वर्कर को सभी वर्करों के सामने कैश प्राइज और कई तरह के रिवार्ड दिए जाते। इन एक्टिविटी से सारे वर्कर अपने को वैल्यू फील करने लगे। इन योजनाओं को बाद उन्होंने वर्करों की अटेंडेंस और काम में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी। सन 1880 में जमशेद जी ने अपनी दूरदर्शिता से ये जज किया कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेद जी का मानना था इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए और इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा और सभी एसेंशियल प्रोडक्ट को इंडिया में ही बनाना होगा। इसलिए उन्होंने इंडिया में अलग अलग जगह पर बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले इंडिया के पंचगनी के पहाड़ों में खेती की शुरुआत की जिसमें स्ट्रॉबेरी को उगाया गया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी और जैम जैसी फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। जमशेद जी ने यह भी एब्जॉर्ब किया कि बेंगलोर और मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है, इसलिए वो फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वार्म को इंडिया में ले आए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में ज़मीनें खरीदी और टाटा सिल्क ऑर्गेनाइज की शुरुआत की और लोकल किसानों से सिल्क वार्म की ब्रीडिंग करवाई। इसी प्लान से इंडिया को मैसूर सिल्क प्रोडक्ट मिले। अब बात आती है मुंबई की। जमशेद जी अपने होम टाउन मुंबई से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ये फील किया मुंबई की आर्थिक तरक्की के लिए वहाँ पर वर्ल्ड वाइड होटल का होना बेहद जरूरी है। इसलिए उन्होंने सन 1889 में मुंबई में ताज होटल की नींव रखी और उसको बनाना शुरू किया। आपको इस बात से हैरानगी होगी, ताज होटल की कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन जैसी एक्टिविटी में उन्होंने खुद हिस्सा लिया। उनका सपना था कि होटल का हर रूम समुंदर को फेस करे और गेस्ट को ये फील हो कि वे समुंदर में फ्लोट कर रहा है। 1903 में होटल को पब्लिक के लिए ओपन किया गया। मुंबई में ये पहली बिल्डिंग थी जहां पर लाइट इलेक्ट्रिसिटी से जलती थी। उन्होंने बिजनेस को लेकर कई प्लान किए, पर उनका सबसे बड़ा प्लान था स्टील बिजनेस को लेकर। उन्हें पता था इंडिया में रेलवे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया में ही स्टील प्लांट होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया में अलग अलग जगह पर हाई क्वालिटी आयरन ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। बट ये संघर्ष इतना आसान ना था। जमशेद जी को लगातार हार का सामना करना पड़ा। बट कहावत है ना
मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तो सन 1899 में उन्हें बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन के तत्व मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन माइनिंग और स्टील प्लांट सेटअप करना शुरू कर दिया। बट दुर्भाग्यवश उन्होंने अपनी आंखों के सामने इंडिया में स्टील निर्माण होता हुआ नहीं देखा। सन 1904 में 65 वर्ष की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली।